हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का, ठीक ना। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है धातु और अधातु, ठीक ना। जिसका क्या नाम है? धातु एवं अधातु, यानी मेटल एवं नॉन मेटल, ठीक। तो एनसीईआरटी इंक्लूड है इसमें, तो इस सबके लिए बहुत बढ़िया ऑफर है, ठीक ना। तो सब कोई पूरा ध्यान से देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर फिर भी डाउट बचता है तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि धातु किसे कहते हैं ना। धातु अधातु है, तो धातु के बारे में जानना सबसे पहले। तो धातु किसे कहते हैं? व्हाट इज मेटल, है ना। तो वह पदार्थ जो विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है धातु कहलाता है ना। जो उष्मा का यानी कि ताप उसका सुचालक हो और प्रकाश दे तो उष्मा कहलाता है ना। और विद्युत मैंने करेंट, CU करेंट, करेंट का मतलब कि प्रवाह हो उसमें, तो कैसे कहते हैं उसमें? धातु उसको कहते हैं, ठीक ना। कंडक्टर कहते हैं, मेटल कहते हैं। जैसे कि सोडियम है ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक। धातु का एक उदाहरण इसका भी कि जिसका संयोजकता +1 2 3 हो उसे धातु कहते हैं। जिसका संयोजकता +1 +2 और +3 हो तो उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक ना। तो धातु के गुण क्या क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक ना। तो भौतिक गुण निम्नलिखित है। धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर उसके बाह्यतम कक्षा में सिर्फ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ही रहता है। धातु विद्युत का क्या होता है? धातुएं विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी कि पॉजिटिव होती है, प्लस होती है। धातु आघात वर्धनीय एवं तन्य होती है। ऐसे हथौड़े से पीट कर चादर बनाया जा सकती है। आघात वर्धनीय कहने का मतलब होता है कि उसे पीट के क्या बना जाए? चौड़ा बनाया जाए, है ना। जैसे कि लोहा को देखा होगा तो लोहा का क्या होता है? इसे पीट पीट कर कुछ बनाया जाता है, चौड़ा बनाया जाता है, पतला नहीं तो उसे आघात वर्धनीय कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद कहता है कि धातु तन्य होते मतलब उसको खींच खींच के तार बनाया जा सके तो उसे तन्य कहते हैं ना। ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा पतला तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना में कितना मीटर लंबा तार बनाया? 2 किलोमीटर। तो इसे तन्य होता है, सबसे ज्यादा तन्यता सोना की होती है, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि अगला गुण कि सभी धातु एक समान तन्य नहीं होती, है ना। मान कि सब जो धातु से एक समान तन्य नहीं रहता। जितना सोना को खींचा जा सकता है उतना चांदी को नहीं खींचता। सबसे ज्यादा तन्यता सोना में होता है और सब उसका अपेक्षा कम होता है। शीशा को तो एकदम नहीं खींचा जा सकता, इसको बहुत कम होता है, सबसे कम तन्यता। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक कुछ होते हैं। द्रव्यनांक कहने का मतलब कि द्रव हाली बनने वाला प्रक्रिया नहीं है, और क्वथनांक मन का हाली से भाप बनने की प्रक्रिया नहीं होती। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? धातुई चमक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धातुई चमक कहते हैं ना, मेटल साइन कहते हैं। और धातु को पीटने पर टन टन की आवाज आती है ना। हालांकि मेरा डिस्प्ले तो धातु है, इसलिए इसको पीटने पर टन टन की आवाज नहीं आता है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद कहता है इसका रासायनिक गुण क्या क्या? तो रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो रासायनिक गुण निम्नलिखित प्रकार से है। पहला गुण है कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, है ना, यानी कि जल। तो सभी अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। और यह अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देता है। धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन मुक्त करती है। जैसे कि जस्ता है ना, धातु है और हाइड्रोजन से अभिक्रिया अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, इससे अभिक्रिया करेगा तो Zn क्लोराइड बनाएगा, है ना। और साथ ही साथ क्या था? हाइड्रोजन देगा। इसको बैलेंस करने के लिए आगे दूध देता है। तो इस तरह से धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? तो हाइड्रोजन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन देता है। उसके बाद बोलता है कि अब अधातु किसे कहते हैं, यानी नॉन मेटल, है ना। नॉन मेटल क्या है? तो जो विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होता है उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जिसमें करंट नहीं जाता है उसे अधातु कहते हैं। जो कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर कहलाता है, ठीक ना। जैसे कि क्या हो जाएगा? जैसे कि हो जाएगा क्या? सल्फर, ब्रोमीन, कार्बन, ये सब, ठीक ना। तो ये हालांकि कार्बन का उपधातु को धातु में आता है, लेकिन यहाँ पर धातु अधातु की बात हो रहा है तो केवल अधातु के लिस्ट में आएगा, है ना। अच्छा, आगे बोल रहा है कि अपवाद क्या है? तो देखो अपवाद में है ग्रेफाइट एवं आयोडीन अधातु है, लेकिन कुछ धातु वाला गुण पाया जाता है। जैसे कि आयोडीन चमकने लगता है, ग्रेफाइट धारा प्रवाह कर देता है ना, जिसके कारण क्या होता है? और इसमें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा? तो -1 -2 -3, ठीक ना। इसका भौतिक गुण देखते हैं। तो भौतिक गुण क्या बोल रहा है? भौतिक गुण बोल रहा है कि इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात करने का मतलब कि -3 या तो फिर 6 वाला रहेगा तो क्या? -2 और 7 वाला रहेगा तो -1, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पर परमाणु उदासीन हो अष्टक अपना पूरा करता ना है। तो उदासीन नहीं होता, मैंने अष्टक पूरा करता है तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन होले, यानी कि -3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होले यानी कि -2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन होले, एक मतलब कि एक माइनस और चाहिए, ठीक ना।
उसके बाद कहता है कि इसमें चमक नहीं होते, चमक किसमें नहीं होते, अधातु में नहीं होते, लेकिन आयोडीन ऐसा है अधातु जिसमें चमक पाया जाता है, इसलिए अपवाद है, ठीक ना। आगे कहता है कि अधातु विद्युत धारा तथा उष्मा के कुचालक होता है, अधातु जो होता है उसमें करंट नहीं जाता, करंट दो फिर भी नहीं जाएगा, ठीक ना। इसका द्रव्यमान कथनांक निम्न होता है, निम्न होता है मतलब कि कम होता है, बहुत ही कम तापमान पर पिघल जाता है, ठीक ना। आगे कहता है अधातु भंगुर होते हैं तथा मुलायम होते हैं, मान कि भंगुर होते हैं मान कि टेढ़ी मेढ़ी जैसे तीसरे भंगुर होते हैं, मुलायम मान कि एकदम थोड़ा मुलायम होता है धातु की अपेक्षा। इसका तार एवं चादर नहीं बना सकते, यानी कि आघात वर्धनीय नहीं होता और न तो तन्य होता है, इसको जैसे पीटेंगे ना तो चूर चूर हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कि देखो अगला प्रॉपर्टी है कि इसको हाथों से हथौड़ी से पीटने पर चाहे तो खींचने पर बढ़ाने पर कुछ होता है, चूर चूर हो जाता है। इस तरह से धातु और अधातु के गुण था, भौतिक गुण, ठीक ना। अब अधातु का रासायनिक गुण क्या है, तो अधातु का रासायनिक गुण है कि अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। जैसे कि कार्बन धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कार्बोनिल अम्ल कहते हैं। आगे चल के कार्बोनिल अम्ल जल में जब घुलेगा ना, CO2 जब अम्ल घुलेगा H2O में तो क्या बनेगा, C2O3 है ना, कार्बोनिल अम्ल बनाएगा, ठीक ना, H2CO3 कार्बोनिल अम्ल। आगे बोलता है जैसे देखो H2CO3 है ना, जब इथा कार्बन डाइऑक्साइड और इथा कच जल में घुल गया तो कुछ बना दिया H2CO3, इसी का नाम क्या है, कार्बोनिल अम्ल है, ठीक ना। आगे बोलता है कि अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। हाँ, अधातु जो होता है नॉन मेटल जो होता है क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है ना, नॉन मेटल है ना। जैसे कि नॉन मेटल क्या कहा जाए तो क्लोरीन नॉन मेटल है ना। इस अधातु है, जो अधातु कहने का मतलब क्या है, सल्फर, तो सल्फर है ना, सल्फर अधातु और क्लोरीन है, इस अभिक्रिया करें तो क्या बनेगा ACl2, ये क्या है, क्लोराइड है, ठीक ना। उसके बाद बोलता है कि अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, मतलब कि कोई भी कार्बन एटम जैसे जल से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड उसका यौगिक ऑक्साइड बना करेगा। अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते, जबकि धातु जो था अम्ल से अभिक्रिया करके कौन देता था, हाइड्रोजन देता था, ठीक ना। यह हाइड्रोजन से भी अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं, क्लोरीन से क्लोराइड बनते हैं, हाइड्रोजन से हाइड्राइड बनाते हैं। अब इसी आधार पर हम दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण पढ़े, तब दोनों में कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंस, ठीक ना। तो डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल है ना, यानी धातु अधातु पर अंतर। तो पहला है जिसको इसको कंपेरिजन करेंगे, ठीक ना। तो धातु में कुछ होता है एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे कच्चे कहते हैं धातु ही चमक, लेकिन अधातु में कोई चमक नहीं पाई जाती। लेकिन अपवाद है कि ग्रेफाइट चमकता है, आयोडीन चमकता है। ग्रेफाइट मतलब पेंसिल को जो रहता है ना इलेक्ट्रोड के रूप में, ग्रेफाइट है, ठीक ना, वो चमक देता है। आयोडीन जो नमक में चमकता है। धातु विद्युत के धनात्मक होते हैं, ठीक ना, और अधातु जो कुछ होता है धनात्मक नहीं होता, जैसे कि अपवाद इसमें है हाइड्रोजन, है ना। हालांकि धातु के रूप में आता है, देखिए कभी कभी अधातु के रूप में भी गुण दर्शाता है। आगे बोल रहा है कि धातु प्राय उष्मा विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इसमें करंट फ्लो करता है, जबकि इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक ना। लेकिन ग्रेफाइट एगो कच्ची है, अपवाद है, विद्युत के चालक होता नहीं, पेंसिल जो होता है कुछ होता है, विद्युत का चालक होता है। धातु प्राय ठोस होती है ना, लेकिन मरकरी जो है से द्रव अवस्था में रहता है। पारा जो है कच्चे अवस्था में रहता है। थर्मामीटर में जो रहता ना है उजला वाला, चाहे तो BP मशीन में देखा चढ़ता है पारा, उसको कच्चे कहते हैं द्रव। चाहे तो फिर किसी नापने वाला भूकंप नाप वाला उसमें भी पारा रहता है, वो ऊपर चढ़ता है नीचे चढ़ता है, वो द्रव होता है, वो रहता है। जबकि कुछ धातु और अधातु जो है कच्चे होता है, या तो द्रव होता है या तो गैस होता है, ठीक ना। लेकिन अपवाद है हमेशा ठोस या गैस होता है धातु। अपवाद है ब्रोमीन है जो द्रव पाया जाता है। तो इसमें धातु में अपवाद मरकरी और अधातु में अपवाद ब्रोमीन, ठीक ना। धातु आघात तन्य होता है, मान कि उसको पीट करके चादर बना सकते हैं, चादर में प्लेट है ना, और तीर करके क्या बना सकते हैं, तार भी बना सकते हैं। लेकिन अधातु में ऐसा कोई गुण नहीं रहता है। लेकिन ये है प्लास्टिक, उसको कच्ची बना सकते हैं, खींच करके चादर बना सकते हैं और कच्ची कर सकते हैं। और एक गंधक है जिसको खींच करके धागा बना सकते हैं, खास करके गामा गंधक, ठीक ना। गंधक 3 रकम के अल्फा बीटा गामा गंधक 3 प्रकार का होता है। आगे बोलता है कि धातु का घनत्व उच्च होता है, धातु का घनत्व कैसे होता है, उच्च होता है, यानी कि कम मात्रा में भी ज्यादा भार सह सकता है। लेकिन अधातु घनत्व निम्न होता है, जैसे कि लोहा का टुकड़ा पर दो भार दे तो टिकता है ना बहुत ज्यादा, लेकिन लकड़ी वाला में नहीं होता, ठीक ना। धातु को हथौड़े से पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, टन टन करता है, जबकि हाँ धातु को पीटने पर कैसे होता है, चूर चूर हो जाता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। वो भौतिक गुण पर अंतर था, है ना। अंतर ध्यान में रखेंगे तो सभी गुण याद आ जाएगा। रासायनिक गुण पर अंतर क्या है धातु अधातु में, तो रासायनिक परमाणु कच्ची होता है, धनायन होता है, जबकि अधातु कच्चे होते हैं, ऋणायन होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम पोटेशियम प्लस सोडियम प्लस कैल्शियम प्लस इसमें क्या है, धातु है, ठीक ना। और इसमें ऋणायन के जगह पर, तो ऋणायन के जगह पर क्लोरीन माइनस सल्फर माइनस और ब्रोमीन माइनस क्या है, ऋणायन है।
धातु का ऑक्साइड जो होता है सब भास्मिक होता है, यानी कि इसका भास्मिक बनाता है। जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड है, जल से अभिक्रिया करेगा तो भस्म बनाएगा। कैल्शियम का ऑक्साइड है ना, जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, भस्म बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जबकि अधातु के ऑक्साइड जो है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोनिल अम्ल बनाता था, सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। इस तरह से इसका कौचे होता है, अम्लीय होता है। धातु जो होता है तनु अम्ल मुक्त करते हैं। धातु जो तो कच्चे होता है अम्ल में घुल करके, चाहे तो अम्ल से अभिक्रिया कर करके हाइड्रोजन मुक्त करता है, जबकि अधातु हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है। हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है, क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाता है, ठीक ना। आगे धातु अवकारक होते हैं। धातु क्या होता है, अवकारक, ठीक ना। और अधातु क्या होता है, ऑक्सीकारक है। लेकिन एगो अपवाद है कचे, कार्बन। धातु सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करता। धातु जो होता है सोडियम के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन के साथ है, सॉरी अधातु जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक ना। जैसे कि NH3 H2S H2O सब कची ऐसे किया ना अभिक्रिया, लेकिन लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरिलियम ये सब जो है कची हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि धातु और अधातु के बीच अभिक्रियाएं। धातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके मुख्यतः आयनिक यौगिक बनाता है। मैंने धातु अधातु जब एक दूसरे से अभिक्रिया करता है ना तो क्या बनाता है, आयनिक यौगिक बनाता है। और अधातु मिल करके सहसंयोजक यौगिक बनाता है। धातु अधातु आयनिक यौगिक और अधातु अधातु तो सहसंयोजक यौगिक, ठीक ना। और धातु अपना में अभिक्रिया बहुत कम करता है, नहीं कर पाते, ठीक ना। इसके बाद कहता है अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या है, अष्टक नियम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति हो जिसमें कि पहली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसे अष्टक नियम कहते हैं। माने कि टोटल बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसे कैसे कहते हैं, अष्टक नियम। और कोई भी परमाणु अपना अष्टक को पूरा करना चाहता है और अपने आप को अच्छे से करना चाहता है, शांत महसूस करना चाहता है, माने कि पूर्ण रूप से अक्रिय हो जाना चाहता है, ठीक ना। आयन कैसे कहते हैं, तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपना अष्टक पूरा करता है तो उसे आयन कहते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन था, सोडियम था, है ना। सोडियम था, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, चाहे तो परमाणु तो ये कुछ बन गया, धन आयन बन गया, नहीं बन गया, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गया। अब धन के कुछ हो गया, मात्रा बढ़ गया। उन्हें कि देखो परमाणु में होता ना है कि परमाणु कुछ होता है बेहतर उदासीन होता है, ओकरा में जय गो इलेक्ट्रॉन है तय गो प्रोटॉन रहता है कि नहीं रहता है, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्लस वाला तो दिखलावे करेगा आगे, तो इस तरह से आयन बनता है, ठीक ना। आयन जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है धनायन कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उनके इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कुछ कहलाएगा धनायन। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ऋणायन कहलाता है। जैसे कि देखो ये हो गया धनायन, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक क्लोरीन आयन, तो ये कुछ है ऋण आयन है। अब कहता है धनायन की विशेषता क्या है, तो धनायन की विशेषता है कि किसी धनायन अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं। माने कि धनायन है, जैसे देखो ना सोडियम प्लस है ना, और सोडियम, ठीक। तो सोडियम तो इसमें कुछ परमाणु संख्या 11 यानी कि 11 गो इलेक्ट्रॉन और 11 गो प्रोटॉन, जबकि एकरा में से तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, निकल गया कि नहीं निकल गया है, ठीक ना। और जब निकल गया इसमें से तो क्या इलेक्ट्रॉन बचल है, 10 ना बचल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है कि ना। आगे कहता है कि धनायन पर धनावेश रहता है, लिखा हुआ रहता है, धनायन पर कुछ रहता है, धनावेश लिखा रहता है। और परमाणु आयन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। माने कि परमाणु आयन बदल भी जाता है, प्लस वाला हो जाता है तो परमाणु संख्या उतना ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि परमाणु संख्या तो प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं, है ना, तो इसलिए परमाणु संख्या स्थिर रहता है। धनायन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका निकटतम उत्कृष्ट गैस के सदृश होता है। माने कि धनायन वाला जो होता है उत्कृष्ट गैस के लगभग नजदीक होता है। धनायन का आकार उसके मूल परमाणु आकार से छोटा हो जाता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, है, जिसके कारण उसका आकार थोड़ा सा क्या होता है, छोटा। धातु परमाणु कैसे धनायन बनता है, जब धातु रहता है वैसे से कुछ बनता है धनायन, और जो ऋणायन रहता है उसको से ऋणायन। ऋणायन की विशेषता क्या है, तो ऋणायन की विशेषता होता है कि ऋणायन अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। माने कि एकरा में रहता है मेनका से ज्यादा होता है। जैसे कि देखो क्लोरीन है ऋणायन, तो एकरा में 17 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 17 गो प्रोटॉन रहेगा, है ना। लेकिन एकरा में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो 16 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। तो इस तरह से कच्चे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम जाती है, ठीक ना। ऋणायन पर ऋण आवेश लिखा रहता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें क्या कहता है ऋणायन के आवेश लिखा रहता है, जैसे कि Cl माइनस, तो लिखा है कि नहीं लिखा है ना। और मूल परमाणु के ऋणायन परिवर्तित हो जाने पर उनकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। माने कि ऋणायन न बढ़ जाता है गो, लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही रहता है, जिसकी वजह से प्लस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऋणायन में उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होते हैं। माने कि देखो क्लोरीन और एक बात फिर क्या होगा आर्गन, तो एक में 18 इलेक्ट्रॉन, एक में क्या 18 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलता है कि ऋणायन का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से बड़ा होता है। ऋणायन का आकार क्या होता है, जैसे कि क्लोरीन और क्लोरीन आयन, इसका में किसका आकार बड़ा होगा, तो क्लोरीन आयन का बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद ऋणायन का गुण अपने मूल परमाणु के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, और ऋणायन जैसे होता है तो दोनों के आकार कुछ होता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक। देखो तो अब आगे कह रहा है टॉपिक में कि परमाणु आयन और परमाणु ऋण आयन में अंतर,
ठीक है ना, दोनों में अंतर जान लेते हैं। तो देखो काची कहते हैं परमाणु किसे कहते हैं, तो परमाणु वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। जबकि आयन किसे कहते हैं, कि वह छोटा से छोटा कण जो निश्चित अनुपात में मिलकर कोई नया पदार्थ का निर्माण करता है, कौन कहलाता है, आयन। इसमें हमेशा कौन रहता है, आवेश दिखाया हुआ रहता है, प्लस या तो माइनस, ठीक है। परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, परमाणु विद्युतता कौन होता है, उदासीन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। आयन धन आयन या ऋणायन हो सकता है, आयन जबकि कुछ होता है या तो धनायन हो सकता है तो ऋणायन होता है। परमाणु सदृश नहीं होते हैं, है ना, जबकि आयन कुछ होता है, सदृश होता है, देखने लायक होता है, ठीक है ना। अच्छा, सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर यहाँ पे बोल रहे हैं, परमाणु आयन में होना था, सोडियम के एक उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। तो देखो सोडियम परमाणु जो है कच्चे होता है, विद्युतता उदासीन होता है, कि परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, एक तरह में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, क्योंकि सोडियम आयन में क्या होगा, तो एक आवेश ज्यादा रहेगा, देख रहे हैं यहाँ पर एक आवेश ज्यादा है कि नहीं, लेकिन एक पर कोई आवेश है नहीं है, ठीक है ना। सोडियम परमाणु में प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होते हैं, देखो जब ये उदासीन है तो 11 गो प्रोटॉन और 11 गो इलेक्ट्रॉन, जबकि एक में क्या होगा, 11 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी, 10, कहीं कि इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना। आगे तीसरा गुण, तीसरा अंतर क्या कहता है कि सोडियम परमाणु में संयोजी रोल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन रहता है भाग लेने के लिए, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसको में क्या होता है, तो इसमें टोटल सोडियम आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, इसमें कितना होता है, 8 होता है, ठीक है ना। सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है, सोडियम परमाणु का आकार इसके से क्या होता है, बड़ा, काहे कि इसमें इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ना है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है, इलेक्ट्रॉन पर साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा उतना साइज बड़ा रहेगा। सोडियम आयन का आकार सोडियम परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है। सोडियम परमाणु अति क्रियाशील होता है और वायु और जल के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है। सोडियम जो आयन है ना, जो कैसे करता है, बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है, और कैसे करता है, अभिक्रिया करके और भाग जल ले लेता है तुरंत जल्दी, और इसीलिए इसको कुछ में डुबा के रखते हैं, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। और सोडियम आयन जो है अस्थायी होता है, हाइड्रोजन अभिक्रिया नहीं करता, जैसे देखो सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, सोडियम ऑक्साइड बना, सोडियम जल से अभिक्रिया क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस दिया, ठीक ना, लेकिन सोडियम आयन को अभिक्रिया किया है, नहीं किया, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि सोडियम परमाणु के गुण संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसका गुण क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि सोडियम आयन के गुण किस कारण होता है, तो उस पर उपस्थित आवेश की प्लस है कि माइनस है, ठीक ना। इसमें यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन में अंतर, सोडियम को तो देख लिया, क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन, तो क्लोरीन परमाणु में क्या होगा, विद्युतता उदासीन हो, क्योंकि परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। क्लोरीन आयन में इसमें ऋण आवेश लिखा हुआ रहेगा, ऋण आवेश लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना। इसके बाद कहता है कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहता है, किसमें, तो परमाणु में, है ना, परमाणु में है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या रहेगा बराबर, जबकि इसमें प्रोटॉन रहेंगे 17 और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। अच्छा, ये अस्थायी होता है, परमाणु कुछ होता है अस्थायी, लेकिन ये अस्थायी का मतलब रुकने वाला नहीं है, लेकिन ये कुछ होता है फिक्स होता है, रुका हुआ रहता है। क्लोरीन परमाणु बाह्यतम शेल के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका परमाणु में कितना होता है, जैसे कि 2 8 7 इलेक्ट्रॉन में गैस निकला ना, तो ये संतुष्ट है, पूरा स्टैक पूरा है, और इसमें कच्चा हो जाए अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें क्या रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा, आगे बोल रहा है कि क्लोरीन परमाणु का आकार क्लोरीन आयन से छोटा होता है, क्लोरीन परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, छोटा, क्यों, क्योंकि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें क्या हो जाएगा बड़ा, क्योंकि इसमें टोटल क्या इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर तो डिपेंड करता है परमाणु के साइज, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा परमाणु का आकार उतना ही बड़ा रहेगा, ठीक है ना। क्लोरीन परमाणु क्रियाशील होता है, ये क्या होता है, क्रियाशील होता है, जबकि क्या होता है आगे क्रियाशील। क्लोरीन परमाणु के गुण उसके संयोजित शेल के इलेक्ट्रॉन में उपस्थित होने के कारण होता है, जबकि इसमें आवेश उत्पत्ति होने के कारण होता है, ठीक है ना। इस तरह से क्लोरीन आयन क्लोरीन आयन में अंतर खत्म, ठीक है ना। आगे टॉपिक है कि रासायनिक बंधन क्या है ना, रासायनिक बंधन क्या है, तो रासायनिक बंधन क्या है, तो वह रासायनिक बल जो किसी अणु या परमाणु को एक साथ बांध करके रखता है, ऐसे बंधन को क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। मतलब कि दो परमाणु को बांध के रख रहा है, दो परमाणु को बांध के रख रहा है, तो बंधन को क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि बंधन दो प्रकार के होता है, एक होता है वैद्युत सहसंयोजक बंधन, चाहे तो आयनिक बंधन उसको कहते हैं, और दूसरा का होता है कौन सहसंयोजक बंधन। तो वैद्युत सहसंयोजक बंधन या आयनिक बंधन किसे कहते हैं, तो दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु को एक आणविक इलेक्ट्रॉन के रूपांतरण के कारण जो बंधन बनता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत सहसंयोजक बंधन। इलेक्ट्रॉन दे करके जो बंधन बनता है उसे क्या कहते हैं, तो वैद्युत सहसंयोजक बंधन, चाहे तो आयनिक बंधन कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है कि सोडियम है ना, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया है ना, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इन दोनों के बीच बंधन बनाएगा, कौन सा बंधन बनाएगा, आयनिक बंधन या तो फिर वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक की विशेषता क्या है, विशेषता है कि वैद्युत संयोजक बंधन धन या ऋण के बने होते हैं, माने कि
प्लस या माइनस के बने होते हैं, ठीक है। और इसका द्रव्यमान क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। यह जल में प्राय घुल जाते हैं और कार्बनिक विलायक में नहीं घुलता, माने कि बेंजीन, एल्कोहल ये सब में नहीं घुलता, जबकि H2O में घुल जाता है, ठीक है। H2O कार्बनिक विलायक नहीं है, अकार्बनिक है। ये द्रवित जलीय विलयन अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। जब पानी में घुलता है तो क्या करता है, उसमें से करंट फ्लो करता है, ठीक है। और दूसरा है क्या चीज, सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन का चीज कहता है जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, माने कि बांटता है एक दूसरे को, है ना, बांट करके कुछ बना लिया बंधन, ठीक है। तो उस तरह से कुछ कहता है रासायनिक सहसंयोजक बंधन कहलाता है। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन, ठीक है। तो एकल बंधन कैसे कहते हैं, तो देखो जब दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन के करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, है ना। जब दो परमाणु, देखो जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग्म होता है तो उसे एकल सहसंयोजक बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन अणु, है ना, हाइड्रोजन अणु बनेगा तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के पास क्या बना है, एकल बंधन। क्लोरीन अणु, तो क्लोरीन के पास एक और क्लोरीन के पास एक, तो इसमें क्या बंधन बनेगा, तो एकल बंधन बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद कहता है द्विक सहसंयोजक बंधन, है ना, डबल बॉन्ड। तो जब दो परमाणु के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विक सहसंयोजक बंधन। जैसे कि ऑक्सीजन अणु का बनना, है ना, O2 का बनना, ठीक ना। तो O2 तो ऑक्सीजन है ना, O2 जो है इसका जीवन, तो ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन ऐसे बंधन बनाता है ना, ऐसे बंधन बनाता है ऑक्सीजन को, ठीक ना। और कार्बन डाइऑक्साइड के, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास कैसे बंधन, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक ना, तो कार्बन इधर डबल बॉन्ड और फिर इधर डबल, है ना। तो कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन का टोटल 2 बॉन्ड, इस तरह से ये बंधन बनाता है, ठीक ना। आगे बोलता है त्रिक सहसंयोजक बंधन कैसे कहते हैं, तो जब दो परमाणु आपस में एक बंधन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो उसको क्या कहते हैं, त्रिक बंधन। जैसे कि नाइट्रोजन के अणु का बना, तो नाइट्रोजन जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बंधन बनाता है, ठीक ना। अच्छा आगे बोलता है कि सहसंयोजक बंधन की विशेषता क्या है, तो सहसंयोजक बंधन की विशेषता है कि प्राय बाष्पीकरण द्रव या गैस होता है। इससे कैसे होता है, गैस चाहे तो द्रव होता है, ठीक ना। इसका द्रव्यमानक और क्वथनांक निम्न होता है। यह जल में अविलय किंतु कार्बनिक विलायक में विलय होता है, माने कि पानी में नहीं घुलता है, जबकि बेंजीन में, एल्कोहल में समय घुल जाता है। ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। विद्युत क्या होता है, कुचालक, है ना। ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक। प्रकृति में यहाँ पर तक हो गया बंधन, ठीक ना। अब चलेंगे हम लोग धातु के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक ना। यहाँ पर से टॉपिक थोड़ा सा चेंज होता है। बोलता है कि प्रकृति में धातु 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के, 2 प्रकार से पाए जाते हैं, एक मुक्त अवस्था में, एक संयुक्त अवस्था में, ठीक ना। एक मुक्त अवस्था में, एक संयुक्त अवस्था में, ठीक ना। एक मुक्त अवस्था में, एक संयुक्त अवस्था में, ठीक ना। तो मुक्त अवस्था में क्या होता है, तो वे धातु जिन पर ऑक्सीजन चाहे तो जलवाष्प, चाहे तो कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे तो नाइट्रोजन या तो कोई भी हवा का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे क्या चीज कहते हैं, मुक्त अवस्था। मतलब कि उसमें जंग लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, लगेगी, कोई से कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, तो उसको क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था में। जैसे कि चांदी, है ना, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं, ठीक ना। चाहे तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु है, समझ क्या है, धातु है, ठीक ना। तत्व में आ जाएगा नाइट्रोजन भी। आगे कहता है संयुक्त अवस्था में, तो ये धातु जिन पर ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जलवाष्प का, नाइट्रोजन का प्रभाव पड़ता है, तो उसे क्या चीज कहते हैं, संयुक्त अवस्था में। जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, जिंक, तो देखो इस समय जंग लगता है, नहीं लगता, और इस समय जंग लगता है। जो जंग से प्रभावित हो जाता है उसे संयुक्त अवस्था वाले तत्व कहते हैं, धातु कहते हैं, और जो जंग से प्रभावित नहीं होता उसे क्या चीज कहते हैं, मुक्त अवस्था वाला, ठीक ना। आगे कहता है ना, कच कहता है कि जिसमें जंग लगता है, चाहे हवा से प्रभावित होता है, तो कच कहते हैं संयुक्त अवस्था वाले, और जो नहीं वो कच कहलाता है, मुक्त अवस्था वाले, ठीक ना। तो सहसंयोजक बंधन वाले यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। देखो जो सहसंयोजक बंधन बनाता है कौन कौन यौगिक कहलाता है, सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब क्या है, एथिलीन, एसिटिलीन, जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, चीनी, ये सब कैसे यौगिक है, सहसंयोजक बंधन वाले यौगिक हैं, है ना। आगे कहता है कि तो जो बंधन 2 प्रकार का बनाता है, वैद्युत सहसंयोजक और एगो सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। तो दोनों में अंतर हो जाए, तो दोनों में अंतर कैसे होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर बनाता है, माने कि इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बंधन बनाता है। जबकि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, इसमें क्या करता है, स्थानांतरण होता है, बदल के हेरा फेरी। और इसमें क्या होता है, साझा, कि हम तुमको एगो देते हैं तो हमको एगो दे दो, दोनों के काम हो जाएगा, ठीक ना। आगे कहता है कि आयन से बने होते हैं, वैद्युत सहसंयोजक क्या होता है, आयन से बने होता है, जबकि ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं, ठीक ना। और आयन वैद्युत वाला मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस होता है, जबकि ये ठोस नहीं होता है, द्रव के रूप में भी पाया जाता है। इसके द्रव्यमानक का क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, जबकि वैद्युत सहसंयोजक बंधन के नहीं, सहसंयोजक बंधन के द्रव्यमानक का क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। और इसमें क्या होता है, वैद्युत सहसंयोजक बंधन जल में घुलता है, जबकि ये जल में नहीं घुलता है। विद्युत अपघटन करने पर यह विद्युत घटित होता है, जबकि विद्युत अपघटन करता ही
नहीं है, ठीक ना। और ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुछ चालक होते हैं, किंतु द्रव अवस्था में जैसे कि सोडियम क्लोराइड के जब बनता है तो ठोस अवस्था में नीमक का करंट नहीं जाएगा, लेकिन जब पानी में घोल देंगे ना तो क्या होता है, करंट जाने लगता है। जबकि सहसंयोजक वाला क्या होता है कि विद्युत के कुछ चालक होता है, कुछ कर दो तो यौगिक उसमें करंट जावे नहीं करेगी, ठीक है। इसमें कुछ अणु आकृति नहीं होते, विलयन में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, मानी कि पानी में घुला रहेगा ना तो ज्यादा से अभिक्रिया करेगा, जबकि इसमें कुछ होता है कोई खास आकृति होती है और ये अभिक्रिया बहुत धीरे 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 करता है, ठीक है। यह दोनों में कुछ अंतर। तो अब हम लोग जानेंगे कि दो तरह से तो पाया जाता है, तो इसमें जानेंगे खनिज क्या है, अयस्क क्या है, ठीक ना। अब क्या जाने खनिज क्या है, अयस्क कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं, है ना। तो पृथ्वी के परत में विद्यमान धातु जो ठोस पदार्थ खनिज कहलाता है। जो पृथ्वी के अंदर जिसमें धातु की मात्रा है ना, कुछ कहलाता है, खनिज कहलाता है। या तो अपनी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पदार्थ को खन करके यानी कि खोद करके निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक ना। इसमें धातु हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मान लो खन करके निकाले तो हो सकता है धातु नहीं, खाली मिट्टी निकले, बालुए निकले, है ना, तो उसमें धातु है नहीं है। इस तरह से क्या सकते हैं खनिज। जैसे कि देखो लौह अयस्क, जिंक सल्फाइड, है ना, मिट्टी, ये सब क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करा कि भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक ना। तो देखो भारत में कौन सा खनिज कैसे कैसे पाया जाता है, तो सोडियम खनिज कहाँ पर, बोरेक्स के रूप में, चाहे तो चिली साल्टपेटर के रूप में पाया जाता है जम्मू कश्मीर लद्दाख में, ठीक ना। मैग्नीशियम डोलोमाइट और मैग्नेसाइट तमिलनाडु में पाया जाता है। कैल्शियम जिप्सम के रूप में राजस्थान और तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक ना। आगे क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है, यानी कि एल्युमिनियम किस बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा और महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक ना। जबकि कॉपर कहाँ पाया जाता है, कॉपर कॉपर पायराइट में पाया जाता है, गैलेमाइट में पाया जाता है झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक ना। और जिंक जिंक कहाँ पाया जाता है, जिंक ब्लेड में पाया जाता है, राजस्थान शहर में, राजस्थान एरिया में पाया जाता है। आयरन आयरन मतलब क्या, आयरन मतलब लोहा, है ना। लोहा हेमेटाइट अयस्क में पाया जाता है और झारखंड तथा कर्नाटक में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अर्थात बिहार में बहुत कम अयस्क है ना। देखो बिहार में कुछ अयस्क है ही नहीं, खाली अभ्रक थोड़ा सा तो है गया जिला में। अयस्क किसको कहते हैं, तो खनिज में से जो धातु को कम खर्चा में और आसानी पूर्वक निकाला जाए तो उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि देखो हेमेटाइट जो है अयस्क है किसका, आयरन का या लोहा का। तो इसको से कम खर्चा में, कम से कम खर्चा में लोहा निकालेंगे तो कुछ निकलेगा, अयस्क निकलेगा। तो इसके लिए कुछ तो कुछ प्रक्रिया करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा निकल जाएगा, है ना। कि खन्ने निकाले बस लोहा निकल गया, खन्ने निकाले चांदी निकल गया, खन्ने निकाले सोना निकल गया, ऐसा तो होता नहीं है, नहीं होता। तो इसके लिए क्या ना उसमें कुछ प्रक्रिया करना पड़ता है। जैसे क्या कहता है, इसको कहते हैं धातु कर्म, ठीक ना। देखो अयस्कों से धातुओं को निष्कर्षण एवं संयोजन संशोधन प्रक्रिया को कहलाते हैं, धातु कर्म कहलाते हैं। अयस्क से खनिज निकाले, खनिज में अयस्क रहता है, ठीक ना। मान कोई जरूरी नहीं कि रहबे करे, इसलिए कहा जाता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, है ना। क्योंकि खनिज में कभी कभी मिट्टी बालू केवल निकल सकता है, कोई जरूरी नहीं कि धातु निकले ही निकले, ठीक ना। तो इसको धातुकरण के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो किसको छटाई प्रक्रिया करते हैं, तो सबसे पहले करते हैं गैंग यानी कचरा, ठीक ना। खनिज में कई प्रकार के अवांछनीय पदार्थ होते हैं, जैसे कि बालू, कंकड़, मिट्टी के टुकड़ा, ये सब, तो इसको कुछ कहते हैं गैंग कहते हैं, ठीक ना। तो अयस्क का सांद्रण करना पड़ता है ना। तो खनिज में अयस्क में उपस्थित विद्यमान अपद्रव्यों को दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। खनिज में जैसे कि मान लो खनिज है, ठीक ना, एक बड़ी बड़ी कंकड़ पत्थर तो होगा ही होगा, है ना। तो इसको साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण, ठीक ना। तो सांद्रण करने की बड़ी बड़ी विधि है। पहले तो निस्तापन करते हैं, निस्तापन क्या कहलाता है, वायु के अनुपस्थिति में धातु को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाता है, निस्तापन। मान कि हवा जहां पर ना हो, बंद करके कुकर में दम ऐसे, तो उसको क्या करते हैं, निस्तापन कहलाता है। जबकि भर्जन या जारन इसी को कहते हैं, भर्जन या जारन, है ना। तो जारन किसको कहते हैं, तो वायु की उपस्थिति में, वायु के उपस्थिति में धातु को गर्म करते हैं तो क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है, ठीक ना। अच्छा इसके बाद कहता है कि गालक क्या है, तो गालक क्या है, तो देखो जिस निस्तापन या भर्जन अयस्क को कोक के साथ मिला करके प्राप्त किया जाता है तो उस पदार्थ को गालक कहते हैं। मन की कोक मैंने समझते हो, कोयला के जरा हुआ भाग बात अवशेष बताओ क्या कहलाता है, कोक। जबकि लकड़ी के भाग जरा हुआ बात को क्या कहलाता है, चारकोल कहलाता है ना, है। तो इस तरह से क्या कहलाता है, ठीक ना। आगे क्या कर रहा है, आगे बोल रहा है कि धातुमल क्या है ना। तो द्रावक अयस्क अद्रवनशील अपद्रव के साथ संयोग करके उन्हें द्रवनशील पदार्थ में परिवर्तित करते तो उसे धातुमल कहते हैं। मतलब कि समझा कि कोई भी घोल लिक्विड है, पिघलाएं, जारित किए चाहे तो निस्तापित किए, तब पिघलन होगा, तब पिघलन में वैसा चीज साथ संयोग कराएंगे तो द्रवनशील कराएगा, उसको हम कुछ मिला देते हैं जिसको उसको द्रवनशील, और फिर दह करके बह करके निकल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, धातुमल। जैसे कि देखो कोई चीज घोलते हो, चीनी से उसका घोल बनाते हो तो ऊपर फेन के रूप में, गंदगी के रूप में बर्तन है तो वो कैसे कहलाता है, चीनी का मल कहलाएगा। उसी तरह से धातु के मल था, धातु मल कहलाता है, ठीक ना। गुण क्या है, यह हल्का
होने के कारण, धातुमल जो हल्का होने के कारण होता है, इसे पिघली हुई अवस्था में रहता है और धातु के ऊपर तैरने लगता है, जिसे काट करके या काच करके कच के लेता है, हटा लिया जाता है। ठीक ना, जैसे काच करके हटाते हैं ना हो, है उसी प्रकार से। प्रगलन क्या है, तो धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। ठीक ना, धातु को कोक के साथ, कोक और धातु को मिला करके गर्म करेंगे तो क्या प्रक्रिया कहलाएगा, प्रगलन कहलाएगा। ठीक ना, आप देखो धातु कर्मी उपचार के लिए क्या करता है, तो धातु कर्मी का उपचार माने कि धातु शुद्धिकरण कैसे, सबसे पहले इसको सांद्रण करेंगे। ठीक ना, फिर सांद्रित इसको धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे, और बाद फिर उसका निष्कासन करेंगे, फिर धातु का शुद्धिकरण, और बाद उसको कैसे करेंगे, यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक ना, तो धातु का सांद्रण करने की बहुत सारी विधियां हैं, सांद्रण होने की अलग करने की विधियां, समझ रहे हो। देखो बोल रहा है कि सबसे पहले हाथ से चुन करके अलग कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं, हाथ से चुन करके अलग कर सकते हैं। जैसे कि बड़े आकार के जो होते हैं उसको हाथ से चुन करके अलग कर देते हैं, जैसे कि कंकड़ में से, चावल में से कंकड़ निकालते हैं ना, तो हाथ से चुन करके ना, तो इस तरह से कैसे होगा, धातु थोड़े ना हुआ चावल, नहीं ना। जैसे कि मान लो कि नीचे से खन करके निकला लोहा, और काम से साफ पता चला कितना बड़ा चट्टान है पत्थर का, तो उसको मशीन ला के निकाल के, जैसे भी है काची का है, एकदम पोपलेन लगाओ, जैसे भी लगाओ, उसको से पकड़ कर निकालो, अरे हाथों से उठा देंगे तो उसका निकलेगा, ऐसे शानदार निकला। फिर वो होता है कुछ गुरुत्व पृथक्करण। ठीक ना, अयस्क को चूर्ण को जल के साथ मिला करके मेढ़ के रूप में कर देते हैं, है ना, मेढ़ बना करके ढला देते हैं, और ये फलस्वरूप कुछ धातु जो रहता है नीचे बैठ जाता है, और मेढ़ के ऊपर से कीचड़ युक्त जल निकल जाता है, इसको क्या कहते हैं, गुरुत्व पृथक्करण। जैसे कि देखो चित्र में तुम्हें दिख रहा है, इसको ऐसे बना दिया जाता है, इसमें एक मेढ़ रहता है, ठीक, अब मेढ़ रहता है, ठीक ना, अब मेढ़ रहता है तो यहाँ पर से धातु क्या करते हैं, गिराते हैं, ठीक ना, गिराते हैं तो ग्राम से क्या होता है, नीचे धतुआ जम जाता है, नीचे धतुआ जम जाता है, पानी ऊपर 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 बह जाता है। ठीक ना, देख रहे हो चित्र में ना, इस तरह से कच्चा होता है, तो गुरुत्व पृथक्करण कहलाता है। ठीक, यहाँ पर कीचड़ युक्त जल नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है कुछ कीचड़ युक्त जल, जो कि मेटल में कहाँ रहता है, जो भी धातु रहता है अयस्क रहता है, ऐसे कहाँ होता है, गड़बड़वा में बैठ जाता है, गड्ढा में बैठ जाता है। ठीक ना, आया कहता है फेन उत्प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि क्या है, तो फेन प्लवन विधि, इस विधि में अयस्क को किसी ड्राम में डाल देते हैं और उसको में जल मिला देते हैं, और जल के साथ थोड़ा सा तेल मिला देते हैं। तेल में कौन सा तेल मिलाते हैं, तो पाइन का तेल मिलाते हैं। ठीक ना, रेड़ी उड़ी के तेल मिला देते हैं। ठीक ना, एकदम फेन देवे और मिला करके उसको इतना कस के घुमाते हैं, इतना कस के घुमाते हैं ना, हीण देते हैं, हीण देते हैं, मतलब समझता है, एकदम धर के कदोया के मिला देते हैं, जैसे मछलियाँ मारते हैं लेकिन करता है वैसे करता है, जेकरा से फेन होता है, और फेनवा मुँह पर कचो होता है, छला जाता है गंदगिया, और उसको कैसे करते हैं, हटा लेते हैं। ठीक, जैसे कि देखो इसको कहते हैं हवा मार करके फेन कर रहा है। ठीक ना, एक कच अयास के प्लस जल है नीचे, ठीक ना, फेन के ऊपर तो इसको काट करके निकालिए, और इसको कर कच कर आगे कर देता है, अगर सुखा देता है थोड़ा बहुत धातु की मात्रा, तो फिर डाल करके इस तरह से कच करते हैं, सांद्रित करते हैं, मैंने क्या अलग करते हैं। अब कहता है वो गलनिक पृथक्करण। गलनिक पृथक्करण विधि क्या है, ठीक ना, तो इस विधि में अशुद्ध अयस्क को गर्म करके पिघला देते हैं, मैंने अशुद्ध रहता है उसको कैसे करता है, पिघलाया था, और अयस्क को एक ढलुए तल से होकर प्रवाहित करते हैं, और इसमें क्या होता है, अगले तल पर आगे बढ़ जाता है, उसमें अपद्रव पीछे छूट जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि देखो, है ना, ढालुआ विधि पर इसको कैसे करते हैं, पिघलाते हैं, जगह में से धतुया जो है पहले डाल जाता है, और इसको ऊपर कैसे होता है, परत बना के बैठ जाता है, तो ऊपर गंदगी बढ़ जाता है, इसको निकाल लेते हैं। ठीक ना, उसके बाद कहता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या, कौन सा विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इस विधि में अयस्क को महीन पीस करके चूर्ण बना करके चुंबक के चूर्ण से सटाकर अलग अलग कर देते हैं, और इसमें प्रक्रिया कई बार करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है। तो देखो इसको सबसे सस्ता उपाय क्या करते हैं पता है, कि चुंबक के दो चक्का बना लेते हैं, इसके ऊपर एक बेल्ट रख देते हैं, ठीक, और इसके ऊपर क्या करते हैं, अयस्क को डालते हैं, ठीक ना, अयस्क को डालते हैं, ठीक, और यहाँ पर से बेल्ट को चला देते हैं मशीन से, क्या करते हैं, बेल्ट से चला देते हैं। ठीक ना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है मोबाइल, है ना, इसको अयस्क घूमता है, तो घूमता है यहाँ पे से का सांद्रित अयस्क महीन चुन करके गिराते हैं ना, तो यहाँ पे से गिराने तीन तत्व है, तो चुंबक की और इधर गिर जाए क्या चीज, चुंबकीय पदार्थ, इधर घूम जाएगा अचुंबकीय पदार्थ। इस तरह से चुंबकीय और अचुंबकीय को दोनों के एक दीवार की मदद से कैसे करते हैं, अलग कर देते हैं, और सांद्रित बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें केवल किसको कर सकते हैं, लोहा को कर सकते हैं, निकेल को कर सकते हैं, जो चुंबक में सटता है उसी को कर सकते हैं, इसके अलावा कोई को नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि सांद्रित अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं तो निस्तापन या भर्जन विधि द्वारा करते हैं कि नहीं करते हैं, कुछ को में हवा के उपस्थिति गर्म करते हैं तब पिघला हुआ था। तो निस्तापन और भर्जन में अंतर क्या होता है, तो देखो निस्तापन और भर्जन में निम्नलिखित अंतर, निस्तापन है ना, भर्जन को जारन भी कहते हैं। ठीक ना, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, कि बिना हवा के गर्म करते हैं तो क्या कहलाता है, निस्तापन, लेकिन हवा के साथ करते हैं तो क्या कहलाता है, भर्जन या तो जारन, है ना। इसमें ऑक्साइड कार्बोनेट में बदलता है, निस्तापन में क्या बदलता है, ऑक्साइड कार्बोनेट में बदलता है, ठीक ना, और जबकि यह सल्फाइड में बदलता है। ठीक, तो सल्फर वाला रहेगा तो भर्जन करेंगे, कार्बन वाला रहेगा तो निस्तापन करेंगे। अब धातु के अयस्क तो भर्जित या जारित हो गया, अब इसको से धातु प्राप्त करेंगे, ठीक ना, धातु प्राप्त करेंगे तो उसको से फिर
शुद्धिकरण करेंगे। तो देखो धातु से ऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है, तो उष्मा के द्वारा अवकरण करके जिन धातु में क्रियाशीलता कम होती है उसमें ऑक्साइड सिर्फ गर्म कर देने पर धातु में परिवर्तित होता है। जैसे कि देखो सीने बार किसका अयस्क है, तो पारा का अयस्क है। सल्फर है तो सल्फर है तो इसको क्या करेंगे, जारण करेंगे, ठीक ना। तो वायु की उपस्थिति में किए, हवा की उपस्थिति में, मानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसको हमसे बचेगा हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया। और फिर इसको क्या किए, हाइड्रोजन ऑक्साइड को गर्म कर दिए तो पारा प्राप्त हो गया, है ना। मान के जारित करना पर उतना खाली खर्चा नहीं पड़ता है। उसके बाद रासायनिक उपकरण कैसे करते हैं, तो कहता है कि इस विधि में कार्बन एवं एल्युमिनियम को चूर्ण बना के अवकारक किया जाता है। मैंने कार्बन को चूना बना करके चूना बना महीन करके, है ना, आज से करते थे। कार्बन द्वारा अपकरण का होता है, तो कार्बन या कोक को मिला करके वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। मतलब कार्बन मिला दिए और गर्म किए, तो इसमें गर्म किया तो क्या चाहिए, तो फेरिक ऑक्साइड को गर्म किया कार्बन के साथ, तो कार्बन के साथ तो गर्म होकर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा और फिर लोहा आदि में बजेगा नीचे के रूप में, ठीक है ना। आगे होता है कि एल्युमिनियम द्वारा अपकरण कैसे करते हैं, है ना। तो कुछ धातु एल्युमिनियम के मिश्रण के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते को ज्वलन मिश्रण में आग लगा दी जाती है, तो जलने के फलस्वरूप शुद्ध धातु प्राप्त होता है। जैसे कि है ना, मैग्नीशियम का फीता जो है हवा में आता है, जैसे अभिक्रिया कर लेता है तो उसको एल्युमिनियम के बर्तन में डाला जाता है, जिसकी वजह से कुछ प्राप्त होता है, तो मैग्नीशियम प्राप्त हो जाता है। फिर कहता है वैद्युत अपघटन विधि द्वारा। तो वैद्युत अपघटन विधि में क्या होता है कि एक कैसे लेते हैं, बड़ा कच्चा के बर्तन लेते हैं, उसको हम कैसे करते हैं, वैद्युत अपघट्य को घोल देते हैं, मान कि जिसमें करंट फ्लो प्रवाह हो। अयोग के एनोड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं, आवेग द्वारा प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से कैथोड से कैसे होता है, पिघल पिघल के एनोड पर जाके जमा हो जाता है, फिर इसको निकाल करके छान लेते हैं, ठीक ना। देखो कैसे करा कि अधातु अशुद्ध धातु का शोधन कैसे करते थे। सबसे पहले तो कि अयस्क से प्राप्त धातु है उसको शुद्ध ही रह जाता है, कुछ ना कुछ तो शुद्ध ही रह जाएगा, कितना शुद्ध करेंगे तो नहीं रहेगा, है। तो धातु को शोधन कर लेते हैं, उसको कैसे कहते हैं, असाधु अधातुओं का शोधन, ठीक ना। इसका शोधन का निम्नलिखित विधि है। कैसे कैसे विधि, तो सबसे पहले तो पृथक्करण विधि, थोड़ा बहुत रह गया था। पृथक्करण विधि क्या कहते हैं, तो इस विधि में एक ढलोई भट्ठी लेते हैं और उसके ऊपर से अयस्क डाल देते हैं, पिघला दिए ना जारित कर करके, और उसके बाद धीरे धीरे कच्चे होता है, नीचे पिघलते आ जाता है। जैसे कि देखो ये है, इसको कच क्या इन्हें से हम गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे अशुद्ध धातु है, अशुद्ध मान के शुद्ध नहीं है, और इसको गर्म करेंगे तो कुछ तो भाप बन कर निकल जाए, है ना। इस तरह से कुछ कुछ शुद्ध हो जाता है, ठीक ना। इसके बाद क्या कहता है वैद्युत अपघटन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा, वैद्युत अपघटन। इस विधि में तांबा, जस्ता, टीन, निकल, चांदी, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये सब को कहते हैं, करते हैं शुद्धिकरण, ठीक ना। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं। अशुद्ध धातु क्या बनाते हैं, एनोड। अशुद्ध धातु क्या बनाते हैं, कैथोड, मानी कि माइनस बनाते हैं अशुद्ध वाला को, और प्लस बनाते हैं शुद्ध वाला को, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, मानी करंट देते हैं, तो इसको से पिघल पिघल के पिघल पिघल के पिघल पिघल के पिघल पिघल के कहाँ चल जाता है, कैथोड पर, और एनोडवा के नीचे अशुद्ध का धातुआ बचा रहता है, तो इसी को कुछ कहते हैं एनोड मंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड मंड कहते हैं। फिर कहता है कि तांबा का कैसे करते हैं शोधन, है ना। तो अशुद्ध तांबा का तो ठीक इसी प्रकार से इसको भी करते हैं कि अशुद्ध तांबा को क्या करते हैं, एनोड बनाते हैं। अशुद्ध धातु क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो इस पर से अशुद्ध वाला पर से जाके किस पर जम जाता है, शुद्ध वाला पर जम जाता है, और इस तरह से कच्चे प्राप्त होता है, तो कैथोड कार्ब तांबा प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। तो इसमें जानता है बिलियन डाला हुआ रहता है, ठीक ना। इसमें क्या डाला रहता है, बिलियन डाला रहता है। तो यह शुद्ध वाला में, तो इसको में जोची के मतलब जिस चीज का शुद्धिकरण करेंगे उसी का बिलियन डालेंगे। तो कॉपर का करे थे तो कॉपर सल्फेट का ऑर्डर करेंगे, ठीक ना। तो एक में कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देते हैं, जैसे कि देख रहे हो तुम लोग चित्र में, कैसे कॉपर सल्फेट का विलयन। यहाँ पे जैसे क्या अशुद्ध तांबे का एनोड है, अशुद्ध तांबे का कैथोड है, ठीक ना। आगे कहता है किसको, देखो अयस्क का संक्षिप्त रूपरेखा कैसे करते हैं, शॉर्ट में समझ लो। अति क्रियाशील सांद्रित अयस्क, तो इसको पिघला करके तुरंत शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, ठीक। और जो धीरे धीरे अभिक्रिया करता है तो उसको दूरी क्रम से या तो निस्तापन करके या तो भजन करके। तो निस्तापन करते हैं कार्बोनेट अयस्क का, और भजन करते हैं सल्फाइड अयस्क का, है ना। और धातु के ऑक्साइड प्राप्त होता है, और धातु के ऑक्साइड को कैसे करते हैं, चाहे तो कार्बन के द्वारा चाहे तो एल्युमिनियम के द्वारा अशुद्ध धातु को फिर कैसे करते हैं, शुद्ध कर देते हैं, ठीक ना। और कोई कोई जो रहता है एकदम कम क्रियाशील धातु रहता है, कम क्रियाशील धातु रहता है तो उसको कैसे कहते हैं कि सल्फाइड अयस्क के साथ मिलाते हैं तो बन जाता है अशुद्ध, और शुद्ध को फिर कैसे करते हैं शुद्धिकरण, और इस तरह से हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ धातु का शोधन कैसे करते हैं इसे जान लो। देखो तो सबसे पहले अभी किसका जानेंगे हम लोग, तो सोडियम का। किसका जानेंगे, सोडियम धातु के। तो सोडियम कैसे होता है, तो सोडियम सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, द्रवित सोडियम क्लोराइड मान कि NaCl में पाया जाता है, ठीक ना। किसमें पाया जाता है, NaCl में पाया जाता है, ठीक ना। और इसको कुछ अपघटित करके मन की तोड़ करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। जिसमें क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड को पानी में पहले घोल देते हैं, ठीक ना। देखो है ना, सोडियम किसमें किसके साथ प्राप्त होता है, तो सोडियम क्लोराइड से, यानी कि नमक से, है ना। तो इसको क्या करते हैं कि घोल लेते हैं, और घोलने के बाद इसको ना एक बर्तन में डाल देते हैं, घोल लेते हैं, कोची में घोलेंगे तो पानी में घोलेंगे, ठीक ना। और इसको
करंट प्रवाहित करते हैं। तो सोडियम अलगे टूट जाता है, क्लोरीन अलगे टूट जाता है, ठीक ना। तो सोडियम जाता है कहाँ पर, सोडियम जाता है कैथोड पर और क्लोरीन जाता है एनोड पर, ठीक ना। उसके बाद कहता है कि जस्ता का निष्कर्षण कैसे करते हैं, ठीक। तो जस्ता देखो, निष्कर्षण करने के सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूरी है कि सबसे पहले उसका नाम क्या है, तो जस्ता। परमाणु संकेत क्या है, तो Zn, है ना। तो पहला अक्षर बड़ा, छोटा, दूसरा अक्षर छोटा, ठीक ना। और परमाणु संख्या कितना है, तो 30 है। परमाणु भार कितना है, तो लगभग 65 के बराबर है, ठीक ना। तो इसको परमाणु भार भी, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दे देंगे। क्या दे देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है ना, है कि नहीं आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, तो देखो 1s 2 2s 2 2p 6, तो 2 2 4 6 10, है ना। 2p से 3s 2, फिर ना इस तरह से करते हैं ना, 4s 2, ऐसे करके 2p 3p फिर भी, ठीक ना 3p। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हम अलग बता देंगे, ठीक ना, अभी रहने दो। काचिकारा की जस्ता के प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो जिंक ब्लेड है और कैलियम आयन है, ठीक ना। और एक क्या है, जिंकाइट है, ठीक ना। तो जिसमें देखो सूत्र होता है क्या, जिंक ब्लेड का Zns और कैलियम आयन का ZnCO3 और जिंकाइट का ZnO। तो जस्ता का निष्कर्षण मेन तर कैलियम आयन से होता है, ZnCO3 से होता है, ठीक ना। एवं जिंक ब्लेड से होता है, मान कि ZnS से होता है, ठीक ना। तो इसको हम करते कैसे, कैलियम आयन से करते हैं तो निस्तापित करते हैं, क्या इसमें क्या है, कार्बन है, और कार्बन वाला क्या करते हैं, निस्तापित करते हैं। तो कैलियम आयन है तो इसको निस्तापित करते हैं तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। जिंक ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकल जाता है, नहीं निकलता है। देखो ZnCO3 क्या है, ZnCO3, इसको गर्म करेंगे तो ZnO अलग हो जाएगा, तो एक ऑक्सीजन इधर और फिर 2 ऑक्सीजन इधर, तो 3 ऑक्सीजन हो जाएगा ना, तो हो जाएगा बैलेंस, ठीक। अच्छा, आगे कहता है कि ZnO से प्राप्त कोयले को चून के साथ मिला करके गर्म करते हैं तो हमको जस्ता प्राप्त होता है। देखो ZnO मानी कि जिंक ऑक्साइड को कोयला का चून यानी कि कार्बन, कोयला में कार्बन रहता है ना, तो कार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक ना। तो क्या कहलाता है, जस्ता अलग निकल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में चल जाता है, इस तरह से। और जिंक ब्लेड से कैसे शुद्धिकरण करते हैं, तो सबसे पहले इसको भर्जित करते हैं, क्या है कि इसमें क्या है, सल्फर है, यानी कि भर्जन करते हैं, जारण करते हैं, ठीक ना। तो भर्जन करते हैं तो हवा को उपस्थिति में करेंगे, तो एक में क्या जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर चलेगा वायुमंडल में, और प्राप्त जस्ता को वैद्युत अपघटन कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, वैद्युत अपघटन, जिस तरह से प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। अगला आ गया कौन सा धातु, तो मरकरी। मरकरी यानी कि पारा, ठीक ना। तो इसमें कहते हैं पारा का संकेत क्या होता है, Hg, परमाणु संख्या क्या होता है 80, ठीक ना। पारा का मेन एस का एक ही है सीने बार HgH, ठीक ना। इससे ही पारा का निष्कर्षण किया जाता है। तो इसको क्या करते हैं कि सीने बार को चारकोल के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ है, चारकोल के साथ है, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले सल्फाइड था, तो इसको भाजन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक ना। और भाजन कर करके कुछ प्राप्त करेंगे, हाइड्रोग्राम के ऑक्साइड यानी कि पारा के ऑक्साइड, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, तो चारकोल के साथ है यानी कि कार्बन कोक के साथ है गर्म करते हैं, तो इस तरह से पारा प्राप्त हो जाता है ना। उसके बाद कहता है एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे करते हैं, तो एल्युमिनियम का परमाणु संकेत क्या होता है, Al, ठीक ना। इसका परमाणु संख्या 13 है ना, और परमाणु अयस्क 3 गो है, एगो बॉक्साइट है, एगो कोरंडम है, एगो क्रायोलाइट है, ठीक ना। बॉक्साइट Al2O3 2H2O और कोरंडम में Al2O3 और क्रायोलाइट Na3Lf6, तो में एल्युमिनियम है ना, तो एल्युमिनियम इससे प्राप्त हो सकता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण के लिए मुख्य अयस्क क्या है, बॉक्साइट है, मेन अयस्क क्या है, बॉक्साइट। तो व्यक्ति में पूछ सकता है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट है, ठीक ना। आगे बोलता है कि सांद्रित बॉक्साइट को अयस्क चूना की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। देखो कोरंडम जो है, एल्यूमिना जो है, इसको कच्ची करते गर्म करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ है, तो सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है, मान कि NaLO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है। और सोडियम एल्यूमिनेट को छान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं और सुखा देते हैं, ठीक ना। और इसको हम एक मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं 50-60% कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसमें से वह प्राप्त होता है कार्बन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऐसे अपक्षेप को छानकर फिर तेजी से गर्म करते हैं, जैसे सोडियम एल्यूमिनेट था, एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट जल मिलाएं और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएं, तो कुछ प्राप्त हो गया, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया, ठीक ना। और इसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर गर्म किए तो क्या प्राप्त हो गया, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड प्राप्त हो गया। इसमें क्या प्राप्त हो गया, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। और इसको ना वैद्युत अपघटन करेंगे, वैद्युत अपघटन में समझ इसको शुद्धि बना रख देंगे, और एगो कैथोड बना देंगे, और इसमें धार प्रवाहित करेंगे, इस तरह से अशुद्ध वाला शुद्ध का पर जाके जमा हो जाएगा, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तब तो धातु को प्राप्त कर लिए। अब करेंगे क्या चीज, धातु को बचावेंगे कैसे, जंग से संक्षारण कर, है ना, संरक्षण संक्षारण, ठीक ना। तो संक्षारण होने से बचाएं कैसे, तो देखो धातु में जंग संक्षारण, जंग कोरिजन, ठीक ना। क्या कहता है कि जब लोहे के टुकड़े को हवा में, ठंडा हवा में छोड़ देते हैं तो कुछ ऊपर ऊपर भूरा भूरा परत जम जाता है कि नहीं जम जाता है, तो जो परत जम जाता है उसी को कहते हैं हम लोग जंग कहते हैं, ठीक। तो इसको ऐसे भी जंग को परिभाषित कर सकते हैं कि जब वायु में छोड़ देते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर भूरा परत जम जाता है, उसे क्या कहते हैं, जंग। अन्यथा
हवा से प्रभावित होकर के या तो फिर जलवाष्प से प्रभावित होकर के अपनी परत मोटा कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, ठीक ना। ऐसी अभिक्रिया को जंग लगना कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जंग लगना। जैसे कि उसमें लोहा का जंग लगना तो लोहा का जंग लगा, चांदी में तो चांदी का जंग, लेकिन चांदी में उतना हाली जंग नहीं लगता, काहे कि मुक्त स्थान पाया जाता है ना। और यह लोहे की क्षमता को खो देता है, मैंने जो चीज में जंग लगता है उसका क्षमता को कैसे करता है, खो देता है। तो तुम सोचेगा कि देखो लोहा में जब जंग लगता है तो लोहा के कील है तो मोटा हो जाएगा, जंग नहीं लगेगा, उसको कैसे रहेगा, पतरा। तो मजबूत ये रहेगा कि ये रहेगा, इसको पटकेगा ना तो एकदम और पतरा हो जाएगा, एकदम पतरा हो जाएगा, कहीं उसको क्षमता कैसे हो गया, छीन हो गया, कम हो गया, ठीक। तो संक्षारण हो रहा है तो जंग लग रहा है तो कमजोर हो जाना, जिसकी वजह से कचेगा ना, उसको बचाना है। तो जंग को बचाएं कैसे, तो संक्षारण रोकने का उपाय था पहला है कि धातु के सतह पर लेप चढ़ा करके, कोई धातु है तो धातु के ऊपर से बरियार के पर चढ़ा दिए तो बच जाएगा, है ना। या तो फिर देखो कैसे कैसे कर सकते हैं, तो धातु के बाहरी सतह पर ग्रीस लगा करके, चाहे तो वार्निश लगा करके, चाहे तो पतला लेप चढ़ा करके उसको कच्ची कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो देखा घर के लोहा की दीवार रहता है उसको पेंट कर देना है, दरवाजा वरवाजा करकट उरकट है ना, साइकिल के वगैरह इस सब को कुछ पेंट करके बचाते हैं। दूसरा का कि कुछ कुछ धातु जैसे स्वयं रक्षा कर लेता है ना, जैसे कि क्या है, जैसे कि एल्युमिनियम, ये अपना ना वायुमंडल में ऑक्सीजन से विक्रिया करके खुद अपने आप परत बना लेता है, इसकी वजह से क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। जैसे कि बिजली वाला तार में एल्युमिनियम जो रहता है ना, वो कैसे कर लेता है, अपना सुरक्षा खुद कर लेता है, उसको पेंट करने की जरूरत नहीं है। या तो रंगाई करके है ना, धातु के सतह पर पेंट करके उसको सुरक्षित रख सकते हैं, मानी कि जंग लगने से बचा सकते हैं, तो हम लोग पेंट करते हैं ना। और वो है कि जस्तीकरण कर से, है ना, गैल्वेनाइजेशन, धातु के जब ऊपर जास्ता के परत चढ़ा करके उसको बचाया जा सकता है। जैसे कि नया कढ़ाई लेने जाएगा ना तो उसको किनारे वाले परत पर क्या रहता है, उजला ज़्यादा चमकदार रहता है, तो जास्ता के परत चढ़ा जाता है, जिससे ताकि रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। फिर कहता है विद्युत लेपन करके, विद्युत लेपन द्वारा धातु के लेप चढ़ाया जाता है। विद्युत लेपन में क्या होता है, एक धातु पर ओकरा से ज्यादा शक्तिशाली धातु को लेप चढ़ाता है, जैसे कि चांदी के ऊपर सोना के बनाता है ना कि नकली, तो उस तरह से कच्ची विद्युत लेपन कहलाता है। कि सतह पर विद्युत द्वारा लेप चढ़ाने के सुरक्षित रहता है, इससे कच्ची होता है वो सुरक्षित रहता है, हाली से खराब नहीं होता। धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके, धातु को और कैसे बताते हैं, मिश्र धातु में परिवर्तित करके, मान के हम कुछ बाहर से मिला देते हैं जिसकी वजह से उसको गुणवत्ता और मजबूती बढ़ जाता है। जैसे कि देखो बालू खाली अकेले जुड़ता है, नहीं जुड़ता है, तो उसमें सिमनी मिलाते हैं तो मजबूती आता है कि नहीं आता है, इस तरह से जंग लगने से भी बचता है, ठीक ना। आगे बोलता है कि तब मिश्र मिश्र करते हैं तब मिश्र धातु शब्द आता है ना, एलॉग, ठीक। तो एलॉग से क्या कहलाता है, मिश्र धातु क्या कहलाता है, तो देखो कहता है दो या दो से अधिक धातु, दो गो धातु चाहे दो से अधिक धातु, चाहे तो एक धातु एक अधातु मिल जाते हैं तो उसे क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। जैसे कि पीतल है ना, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है ना, दूगो मिले लेकिन नहीं मिले, ठीक ना। अच्छा मिश्र धातु के गुण का जो होता है, मिश्र धातु के यह अपने अवयवों से अधिक कठोर होता है, ये तांबा से भी कठोर हो जाएगा और जस्ता से भी कठोर हो जाएगा, कौन, पीतल, ठीक ना। असंक्षारण के अवरोधक, इसमें जंग नहीं लगता, ठीक ना। यह द्रव्यनांक कथना विद्युत के चालक उनके अवयवों की अपेक्षा कम होता है, लेकिन इसमें उतना धारा प्रवाह नहीं हो, करंट उतना जाएगा नहीं, है ना। इनकी गुणवत्ता अवयवों की तुलना में बढ़ जाती है, लेकिन इसका गुण जो है क्षमता जो क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील, इस्पात में क्या होता है, स्टील, क्या होता है, स्टील, स्टील जो है ना बरियार हो जाता है लोहा में, लोहा से लोहा में जंग भी नहीं रहता, लेकिन बढ़ता है लोहे से। देखो लोहा को निकेल एवं क्रोमियम के साथ मिलाते हैं तो स्टील बनता है, लोहा को निकेल और क्रोमियम के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनाता है ना। और यह काफी कठोर होता है, इसमें जंग भी नहीं लगता, यानी कि जंग रोधक है ना। सोना का मिश्र धातु कैसे बनाते हैं, तो सोना में शुद्ध सोना के कैरेट होता है, 24 कैरेट के, है ना। और किंतु इसमें सोना बहुत मुलायम होता है, जो 24 कैरेट का होता है बहुत मुलायम होता है, इसको से आभूषण नहीं बनाया जाए, आभूषण बनाएगा ना इसको घना बनाएगा तो हाथों से मोड़ तो कहीं को मुड़ाते हैं, खतरा ना है टूट के गिर जाएगा, इसलिए उसमें कच्चे मिलाता है, पीतल मिलाया जाता है या तो फिर तांबा मिलाया जाता है या तो फिर थोड़ा सा चांदी मात्रा मिलाया जाता है, ठीक ना। तो हालांकि मिलाया जाता है पीला पदार्थ ताकि उसका रंग प्रभावित ना हो, ठीक ना। आभूषण के निर्माण के लिए 22 कैरेट का सोना सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कुछ कुछ लोग 18 कैरेट के बना करके बेचते हैं, जो कि नकली के बराबर हो गया, नहीं 6 कैरेट एकदम खराब हो गया। 22 भाग मतलब 28 कैरेट का, देखो 22 कैरेट का मतलब कि 22 भाग सोना और 2 भाग चांदी या तो तांबा, ठीक ना। तो ज्यादातर कच्चे मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है या तो पीतल मिलाया जाता है, पीतल खुद मिल जाता है इसलिए तांबे का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखो कुछ धातु उसका जंग का रंग कैसा होता है, तो धातु में जंग का रंग, तो लोहा में जंग का रंग कैसा होता है, भूरा होता है, तांबा में कैसा होता है, हरा होता है, चांदी में कैसा होता है, काला मलिन हरा रंग का होता है, ठीक ना। और सोना में उतना जंग नहीं लगता। आप देखते हैं मिश्र धातु के उदाहरण, ठीक ना, इसमें मात्रा पूछता है ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली। पीतल जिसको ब्रांज भी बोलते हैं, इसमें कॉपर रहता है 80%, जस्ता रहता है 20%। इसका उपयोग कुछ होता है बर्तन बनाने में, नली बनाने में, कारतूस बनाने में, बंदूक के गोली बनाने में, ठीक है। अब ब्रांज ब्रांज के कुछ होता है, कॉपर 90% रहता है और टीना 10%। इसको मूर्ति बनाते हैं, सिक्का बनाते हैं, जहाज के मशीन इसे बनाते हैं, मशीन के सामान बनाते हैं। सोल्डर बिल्डिंग नहीं, सोल्डिंग करने वाला, सोल्डिंग करने वाले में कुछ टीना 50% और शीशा 50%। मोबाइल में सोल्डिंग करने वाला होता है ना, उसका उपयोग सोल्डर में कैसे होता है, तो धातु का जोड़ने में, विद्युत धार तत्व के तार को जोड़ने में, सोल्डिंग करने में, ठीक है। और ड्यूरिलियम, ड्यूरिलियम का चाहिए तो इसमें एल्यूमिनियम रहता है, कॉपर रहता है, मैग्नीज रहता है, मैग्नीशियम रहता है और सिलिकॉन रहता है, ठीक है। और इसमें उपयोग कुछ होता है तो वायुयान के ढांचा बनाने में, रसोई घर के सामान बनाने में, जैसे कि
चूल्हा वूल्हा होता है उसको बनाने में, ठीक ना, और वाहन के गाड़ी के पार्ट्स बनाने में, ठीक ना। इसी तरह से जंग से बचने के लिए एक नया उदाहरण भारत में है, अच्छा बहुत पुराना उदाहरण है, नया नहीं है। दिल्ली का लौह स्तंभ, दिल्ली में लौह स्तंभ है वो, है ना, लोहा का स्तंभ बना हुआ है, बहुत पुराना है, ठीक ना। देखो दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट 8 मीटर ऊंची, 8 मीटर माने कि 24 फीट ऊंचा है, ठीक ना, लगभग 6000 किलो वजन वाला ऐतिहासिक लौह स्तंभ है, जो कि 2000 बरस पुराना है ना। लेकिन फिर भी अभी जैसे था वैसा ही है, लेकिन अभी तक इसमें जंग नहीं लगा, यानी कि काहे ऐसे काहे है ना, यानी कोई जंग रोधक है ना। तो जंग रोधक कैसे है, तो यानी कि मिश्र धातु उसको मिला होगा। यह स्तंभ पीटवा लोहा का बना हुआ है, कैसे का बना हुआ है, पीटवा लोहा का। पीटवा लोहा होता है ना, उसमें जंग हाले नहीं लगता है, धीरे धीरे संचरण होता है। और पीटवा लोहा अपने वायु से के बाहरी परत को कची कैथोडीकरण करके अपना को परत बना ले, जिसकी वजह से जंग नहीं लगता है, ठीक ना। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर के एंड में, है ना। इस तरह से चैप्टर क्या होता है, खत्म। तो जय हिंद, 50 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खल्लास। मिलते हैं अगले